पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, Lewis, along with the other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion. लेवेसियर और उसके साथ बहुत सारे दूसरे साइंटिस्टों ने ये नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके ज़रूर बने हैं, लेकिन उनमें जो एलिमेंट्स की रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। प्रोपोर्शन जो है उनका वो सेम है। जैसे हम बात करें कि भाई हमने H2O ले लिया। अब H2O में हाइड्रोजन H2O की अगर हम बात करें तो H2O में हाइड्रोजन का रेशियो, मास का रेशियो है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो है 16। मास की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास की, तो ये हो जाएगा 1:8। इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूँ और उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन डाल दूँ तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। यही रेशियो आपको, आप कहीं भी चले जाएं, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो यही मिलेगा। अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड की बात करें उसमें भी सेम रेशियो यही मिलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। जैसे H2 आपने इंडिया में यहाँ बनाया, इस गांव में बनाया, तो भी उसका रेशियो यही रहेगा 1:8। और H2O आपको कहीं दूसरे देश में जाके मिला तो भी उसका रेशियो यही रहेगा। इस पृथ्वी पे वाटर जहाँ भी बनता हो, जो भी सोर्स हो उसको प्रिपेयर करने का, वो बनेगा 1:8 में ही। उसका जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 ही रहेगा, 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of the water, thus if 9 ग्राम of water is decomposed, यदि हम 9 ग्राम पानी को तोड़ें, डिकम्पोज करें, तो उसमें से 1 ग्राम तो हाइड्रोजन निकलेगी एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 8 ग्राम उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी और ऑलवेज ऑब्टेन्ड, हमेशा मिलेगी। आपको मैंने तोल के 9 ग्राम पानी दे दिया और अब मैं कहूँ कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें से अलग करो, क्योंकि हम उसी से अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा। वाटर को डायरेक्ट हीट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं तोड़ा जा सकता, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब मैं चाहता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएं, वो इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं उसको अलग करना चाहूँगा तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मुझे मिल जाएगी। सिमिलरली इन द अमोनिया, देखो बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना। अमोनिया नाम से नहीं लगता कि अमोनिया का ये फॉर्मूला है, NH3। तो इसमें नाइट्रोजन का रेशियो है बेटा 14, 14 इसका मास होता है। रेशियो 1 हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये 14 रेशियो 3 में मिलता है। अगर मैं तुम्हें 17 ग्राम अमोनिया दे दूँ, NH3 दे दूँ, मैंने कहा लो बेटा ये 17 ग्राम अमोनिया है आपके पास, तो उसमें से जब आप उसको तोड़ोगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करोगे, तो आप पाओगे कि उसमें 14 ग्राम तो नाइट्रोजन मिली और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिली। ठीक है। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास। 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन। और वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, ये कोई मायने नहीं रखता कि किस मेथड से और किस सोर्स से हमें वो मिली है। हमें बस ये पता वो कहीं से हमें मिली हो, उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी 17 ग्राम के अंदर। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। और ये ला क्या कहता है, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये ला दिया गया था। इन्होंने कहा था, इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट था,
वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही, मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट मिलेंगे। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these law. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. जॉन डाल्टन ने एक बेसिक थ्योरी दी थी मैटर के नेचर के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में। उन्होंने कहा था डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज स्टिल देन जस्ट ए फिलोसफी। जब तक कि कोई बस ये डिविजिबिलिटी वाली फिलोसफी थी तब तक कोई इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लेकिन डाल्टन ने इसी आइडिया को पिक किया और इसी आइडिया से आगे चला। उसने कहा ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसने एटम नाम उठाया जो कि ग्रीक की वर्ड, ग्रीक भाषा का है, और उसने कहा कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, कि भाई किसी मैटर को आप तोड़ने लग रहे हो, उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए और एक ऐसा समय आया कि वो उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, वो एटम है। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ है। जो थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और उसकी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बेस पर ही थी, जो जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो डाल्टन्स atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड करवाई उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली। एक बुनकर की फैमिली में वो 1766 में इंग्लैंड में पैदा हुए। ही बिगेन हिज कैरियर एज ए टीचर एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाने लग गए थे और 7 ईयर लेटर ही बिकेम ए स्कूल प्रिंसिपल। और 19 साल की उम्र में वो एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए थे। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स। उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया था और वो मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उन्होंने पढ़ाई कॉलेज में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट टीचिंग में और रिसर्चिंग में ही गुजार दिया था। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। उसने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी जो टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी के बारे में। मैटर की स्टडी जो बताने लगे तो उसमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जो आया वो यही आया था। इसी के कारण से हमारा, ठीक है। According to Dalton atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particle। भाई चाहे उसमें कोई एलिमेंट है, चाहे कोई कंपाउंड है या कोई मिक्सचर है, वो सब जिस छोटे से पार्टिकल से मिल के बने हैं उसी को एटम बोल रहे हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो। देखो बेटा, एलिमेंट का मतलब होता है सेम एटम्स बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट हों, और वो संख्या डिफाइन की गई है 1 मोल मीन 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे अब मैं बोल दूँ भाई एक पेंसिल, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई एक पेंसिल ये रही। और अगर मैं बोल दूँ 1 दर्जन पेंसिल, तो जो वो 1 दर्जन पेंसिल है ना, जिसकी दर्जन नाम आते ही हमारे दिमाग में 12 वर्ड आया, 12 संख्या है कि भाई 12 की बात कर रहे हैं। तो ये जो 12 है ना, ये तो एलिमेंट है, और इसमें से मैं एक पेंसिल को निकाल लूँ वो एटम है। ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम एक एलिमेंट बनाते हैं, और इनमें से मैं एक एटम बाहर निकाल लूँ केवल, वो बस जस्ट एटम है ना। तो इसने कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सभी मैटर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स ऐसा पार्टिकल है जिसको
तोड़ा नहीं जा सकता, डिविजिबल नहीं किया जा सकता, विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन की बात करें भाई, किसी केमिकल रिएक्शन में आप कोई अलग से एटम ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उस एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने कहा भाई किसी एलिमेंट में टोटल जितने भी एटम होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। लेकिन आगे चल के है ना, जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो ये कोलैप्स हो गया भाई, ये अपवाद एक्सेप्शन इसमें आया आइसोटोप। आइसोटोप जैसे इसका मतलब ये है बेटा, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और हाइड्रोजन 3 जिसको ट्राइटियम बोलते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आप पाओगे कि एटम्स, जैसे देखो मैं इसकी बात करने लग रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम 2 और ट्राइटियम 3। देखो इनका एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 है, इसका मास 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। अगर मैं आपको एक बिकर में, लो भाई मैंने हाइड्रोजन भर के दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो हाइड्रोजन मैंने आपको भर के दिए उसमें अकेले हाइड्रोजन के एटम नहीं है, उसमें ड्यूटेरियम के एटम भी मिलेंगे, ट्राइटियम के भी मिलेंगे। तो डाल्टन ने जो ये बात बताई कि किसी बीकर में अगर आपको एलिमेंट दिए जाएं वो एलिमेंट सेम एटम से मिलके बने हैं, तो ये गलत बात थी उसकी। आगे चल के उसको रियलाइज हुई ये चीज़ कि भाई आइसोटोप भी तो है ना, तो आइसोटोप के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आइसोटोप क्या होता है आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ोगे, डोंट वरी, कोई इससे पैनिक ना हो कि भाई ये क्या वर्ड बोल दिया सर ने। मीन्स 9th क्लास के बच्चों को आइसोटोप का हो सकता है ज़्यादा ना पता हो, इसलिए एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये बात उसने गजब की कही। जैसे अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग रहा है, तो हाइड्रोजन का एक एटम है पूरा का पूरा, ऑक्सीजन का एक एटम है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि डेड हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना, होल नंबर में ही रिएक्ट करेंगे। चाहे एक एटम रिएक्ट करेगा, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 10, वो दूसरे एटम से कितनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक होल नंबर ही आपको मिलेगा। सो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। उन्होंने कहा जैसे वाटर की बात करने लग जाए हम, उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O के अंदर, वाटर के अंदर, ये तो फिक्स है ना। अब H2O के अंदर फिक्स इन द सेंस कि भाई हाइड्रोजन 2 ही मिलेंगे, ऑक्सीजन 1 ही मिलेगा। अब अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन 3 मिल जाए और ऑक्सीजन 1 मिल जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया H2O, तो ये तो वाटर है, मैंने ऐसा किया कि इसमें एक और हाइड्रोजन डाल दिया, H3O प्लस कर दिया। अब ये वाटर का फॉर्मूला नहीं रहा, अब इसको आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बन गया। मैं ही बात, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो ये रिलेटिव नंबर जो है भाई H2 है, 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन है, तो ये किसी कंपाउंड में अब कांस्टेंट ही रहेंगे। ये वाटर का जब भी फॉर्मूला आएगा वो यही रहेगा, इससे दूसरा नहीं हो सकता। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। नेक्स्ट चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो उनकी स्टडी भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। क्वेश्चन आंसर फिर करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं ना। इन क्वेश्चंस को करके देखना भाई बच्चों, जब आप इनको करके देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको करना है। ये फिर बाद में, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर करवाएंगे इनको, बिल्कुल आसान है, आराम आराम से, ठीक है। देखिए व्हाट इज एन एटम, तो बात आई अब तक जो डाल्टन बताने लग रहा था भाई एटम क्या है, तो अब पूछ लिया भाई ये एटम है क्या, आखिर क्या चीज़ है एटम। इसने कहा हैव यू एवर ऑब्जर्व ए
mason building wall. From these walls, room and then a collection of rooms to form a building. आपने कभी कोई महल देखा हो, उस महल में आपने देखा होगा कि दीवारें हैं और दीवारों से रूम बने हैं, रूम के कलेक्शन से वो बिल्डिंग बनी है. व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स. और फिर बहुत सारी बिल्डिंगें बन के एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना देती हैं. व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल. It is a small grain of sand. Similarly, the buildings blocks of all matter are atoms. तो आप ये मान के चलो कि वो जितनी भी हमने बिल्डिंग बनाई हैं वो किससे बनाई हैं, दीवारों से बनाई हैं. दीवार किससे बनी है, ईंट से बनी है. जो वो ईंट है ना, वो ईंट एटम का काम करने लग रही है, वो एटम है. तो बात ये आती है कि भाई यह एटम फिर है कितना बड़ा साइज में, ये एटम अब कितना बड़ा है. सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन. एटम्स इतना स्मॉल होता है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते और कंपेयर भी, हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते. क्योंकि किसी चीज़ को इमेजिन तब किया जाता है जब हम उसको देख लें. हालांकि ऐसा नहीं, हम उसको देख नहीं सकते. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो, देखने के बाद ही आप उसको इमेजिन कर सकते हो. लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने लग रहे हो तब उसका साइज तो आपको बड़ा दिखाई देगा ना, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा ही है. वो इतना छोटा है कि हमारी इमेजिनेशन भी नहीं है इतनी स्मॉल. मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक दिस शीट ऑफ पेपर. ये कहने लग रहे हैं भाई लाखों की संख्या में. अगर मैं बात करूँ, ये जो है ना, ये परत जो है, ये परत अगर मैं यहाँ पे एटम ऐसे रखने लग जाऊँ तो लाखों एटम इस परत में आ जाएं. ये जो ऊंचाई है इस परत की, जो हमें नेग्लिजिबल दिखाई देती है, इस इतनी सी ऊंचाई में लाखों की संख्या में मिलियंस ऑफ द एटम्स व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर, एक लेयर बना सकते हैं बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर. और वो लाखों एटम को ऊपर तली अगर तुमने रख दिया तो वो मुश्किल से इतने मोटे मिलेंगे जितनी मोटी ये सीट है. ठीक है, यहाँ देखिए एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. नैनोमीटर होता है 10⁻9. 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं. 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं. ठीक है, 1 मीटर के अंदर. तो रेडियाई का साइज अगर हम अलग अलग, ये जो एक्सपेरिमेंटल ये रेडियाई बताए गए हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन के एटम की रेडियस पता करें तो 10⁻10 मीटर होती है. वाटर के मॉलिक्यूल की रेडियस 10⁻9 होती है. हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसकी रेडियस 10⁻8 होती है. ग्रेन ऑफ सैंड की 10⁻4 होती है. आंट की 10⁻2 होती है. वाटरमेलन के एटम की रेडियस 10⁻1 होती है. तो अलग अलग एटम्स की अलग अलग रेडियस हैं, तभी तो ये इतने ज़्यादा आयाम हमें दिखाई देते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. समझ में आई बात? गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट देखिए, यू माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज. इसने कहा भाई एटम जब साइज में इतना ही छोटा है कि हमारे लिए कोई इसकी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है, वाई शुड वी केयर अबाउट देम. तो हम इसकी चिंता क्यों करें भाई. दिस इज बिकॉज, इसलिए आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम. भाई पूरा वर्ल्ड एटम से ही मिलके बना हुआ है. आप किसी भी चीज़ को देख लो, ये सब में एटम्स हैं, एटम से मिलके ही बने हैं. हम भी, ये चेयर भी, इमेज भी, ये फ़ोन भी, सब कुछ एटम से मिलके बना बेटा. वी may not be able to see them but they are there and constantly affecting whatever we do. We may not be able to see them. हम इस योग्य भी नहीं है कि उसको देख पाएँ, बट दे आर देयर, लेकिन वो हैं वहाँ पे. एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और हमें प्रभावित करते हैं हम जो भी काम करते हैं. एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. Through modern techniques, we can now produce magnified image of surface of element showing atom. ये है एटम की मैग्नीफाइंग इमेज,
जो दिखाई गई है। सिलिकॉन का सरफेस की इमेज है जो ये दिखाई गई है कि उसका एक एक एटम इस तरह से जुड़ा हुआ है। इनमें बहुत गैप होता है। हाँ, हम किसी भी चीज़ को सॉलिड नहीं बोल सकते, गैप बहुत ज़्यादा होता है इनमें। सो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि भाई मॉडर्न डे में एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। होप्स हो कि आप ये वीडियो देखेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वो साइंस के कुछ टॉपिक्स अच्छे से करना चाहते हैं, तो कृपया करके वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और कुछ चीज़ ना समझ में आए, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताने लग रहा हूँ वो सभी बच्चों को समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए और आपकी इच्छा शक्ति है समझने की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।